हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, जिसका पार्ट 1 देख रहे हैं हम, जिसमें दिया है धातु। धातु का ज्ञान बहुत ही पुराना है। कॉपर वह पहली धातु है जिसका उपयोग बर्तन, हथियार तथा अन्य सामानों को बनाने में किया गया था। आजकल धातुओं का प्रयोग मूल हवाई जहाज, रेल तथा अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। धातुओं के उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक तथा सोडियम हैं। धातुओं के भौतिक गुणधर्म, एक में होगा धातुओं की सतह चमकदार होती है। इस गुण को भौतिक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ धातुओं को पीट करके उन्हें पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। इसे गुणों को आघातवर्धता कहते हैं। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती है। जो धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं और आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक कहते हैं। धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातुओं को इसे गुण को तन्यता कहते हैं। कठोर धातुएं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। नरम धातुएं सोडियम, पोटेशियम। सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं सोना, चांदी। ऊष्मा के सुचालक धातुएं चांदी, तांबा। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। ऊष्मा की कुचालक धातुएं लेड, मरकरी। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, एक में होगा धातुओं का दहन। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देता है। उदाहरण में होगा 2Cu प्लस O2 प्रतिक्रिया करके 2CuO बनाता है। 4Ai प्लस 3O2 प्रतिक्रिया करके 2Al2O3 बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण होगा Al2O3 प्लस 6HCl प्रतिक्रिया करके 2AlCl3 प्लस 3H2O देता है। 2Al2O3 प्लस 2NaOH प्रतिक्रिया करके 2NaAlO2 प्लस H2O सोडियम एल्यूमिनेट के साथ जल देता है। एनोडीकरण, एनोडीकरण से हम समझेंगे कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बना करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातु प्लस जल प्रतिक्रिया करके ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। उदाहरण होगा 2K प्लस 2H2O प्रतिक्रिया करके 2KOH प्लस H2O गैस देता है। 2Na प्लस 2H2O प्रतिक्रिया करके 2NaOH प्लस H2 गैस देता है। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है।
धातु प्लस अम्ल प्रतिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे Mg प्लस 2HCl प्रतिक्रिया करके MgCl2 प्लस H2 गैस देता है। Zn प्लस 2HCl प्रतिक्रिया करके ZnCl2 प्लस H2 गैस देता है। धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। सभी धातुओं के क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। धातु A प्लस B का लवण विलयन A में होगा A का लवण विलयन प्लस धातु B का लवण विलयन। एक्वा रेजिया रॉयल जल को लैटिन शब्द है। रॉयल जल का क्या है? लैटिन शब्द है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ताज़ा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को भी गला सकता है। एक्वा रेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल क्षारक है। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने में सामर्थ होता है। सक्रियता श्रेणी धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की सूची प्राप्त होती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी का अर्थ होता है आरोही, मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में जो धातुओं की सूची को व्यवस्थित किया जाता है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु में होता है सोडियम और पोटेशियम। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु में गोल्ड और प्लेटिनम होता है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम होती है। उदाहरण सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में होती है। इसके अलावा सभी धातुएं या तो ठोस है या गैस हैं। एक ब्रोमीन को छोड़ के बाकी सभी जो धातुएं हैं अधातुएं हैं वह या तो ठोस है और नहीं तो गैस के रूप में होता है। एक ब्रोमीन ही ऐसा धातु है जो कि द्रव्य के रूप में रहता है। अधातुओं के गुणधर्म। धातुएं आघातवर्ध होती है और अधातुएं क्या होता है? आघातवर्ध और तन्य नहीं होती है। अधातुएं तन्य नहीं होती है तथा वे भंगुर होती है। अधातुएं उष्मा का कुचालक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस या द्रव्य या गैस के रूप में हो सकती है। अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अधातुओं की अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु प्लस ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण में होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके CO2 गैस देता है। सल्फर प्लस 2 मोल ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके SO2 गैस देता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है। नोट: अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। जैसे CO2 प्लस H2O प्रतिक्रिया करके H2CO3 कार्बोनिक अम्ल देता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। उदाहरण में होगा S प्लस 2H2SO4 प्रतिक्रिया करके 3SO2 प्लस 2H2O देता है। P प्लस 5HNO3 प्रतिक्रिया करके H3PO4 प्लस 5
NO2 प्लस H2O जल देता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। 2S प्लस Cl2 प्रतिक्रिया करके H2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्रोजन बनाती है। H2 प्लस S प्रतिक्रिया करके H2S बनाता है। उत्कृष्ट गैसों के नाम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, जिसे अंग्रेजी में इनॉट गैस भी कहा जाता है। द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाली कुछ धातुएं, कौन सी धातु है द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला? मरकरी। इस सबको याद करना होगा क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है धातु, अधातु और इसके गुणों के बारे में विवेचना जो किया गया है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है, गैलियम और सीजियम है। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है, आयोडीन है। ऐसी अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट है। क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अपरूपता, जिसे अपरूप भी कहा जाता है या इसे अपरूपता कहा जाता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। प्रत्येक रूपों को अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। धातु और अधातु का हम पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें दिया है आयनन यौगिक, जिसे आयनिक यौगिक भी बोला जाता है। धातु में, अधातु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में इसमें व्याख्या किया गया है, जिसे देख रहे हैं आयनिक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। उदाहरण होगा NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, एक में होगा भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत अपकर्षण बल कार्य करता है। सामान्य रूप से इनकी प्रकृति भंगुर होती है। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है, अन्य खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, कुछ धातुएं भूप्रपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तथा कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है।
सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। बहुत अधिक क्रियाशील होती है तथा कभी भी स्वतंत्र तत्वों के रूप में नहीं पाई जाती है। अयस्कों के शुद्धिकरण। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। अयस्कों में सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके गैंग हटाने की क्रिया किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। पारे का एक प्रमुख अयस्क सिनाबार होता है जिसका सूत्र होता है HgS है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण आयरन, जिंक, कॉपर आदि के अभिक्रियाशीलता माध्यम होती है। प्राकृतिक में यह धातुएं प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। भर्जन। सल्फाइड अयस्कों को वायु में उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। उदाहरण 2ZnS प्लस 3O2 प्रतिक्रिया करके 2ZnO प्लस 2SO2 बनाता है। निस्तापन। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण होगा ZnCO3 प्रतिक्रिया करके ZnO प्लस CO2 गैस देता है। थर्मिट अभिक्रिया। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण Fe2O3 प्लस 2Al प्रतिक्रिया करके 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा देता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का उपचयन करके इन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातुओं का परिष्करण। विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं से उपद्रव हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है। इस प्रक्रम में शुद्ध धातुओं को एनोड तथा शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है। धातुओं के लवण की विलयन को
धातु अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है जो अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। विलेय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती हैं। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की प्रमुख घटनाएं: लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है तथा काली पड़ जाती है। संक्षारण से सुरक्षा: जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं। जंग को अन्य विधियों द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम लेपित द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, मिश्र धातु बनाकर। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यशद लेपन कहते हैं। यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाता है तो पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं। यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। मिश्र धातु: दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रणों को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु पित्तल अवयव है कॉपर प्लस जिंक। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में होता है। कांसा: कॉपर Cu प्लस एसेंटीन बर्तन और मूर्तियों बनाने में उपयोग होता है। सोल्डर: Pb एवं Sn विद्युत तारों के वेल्डिंग में सोल्डर, Pb और एसेंटीन का प्रयोग होता है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। यह काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण के लिए उपयोग नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट के सोने से बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 22 कैरेट के सोने को शुद्ध सोना का 2 भाग मिला दिया जाता है और या चांदी का 2 भाग मिला दिया जाता है। धातु और अधातु चैप्टर 3 समाप्त हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद।